हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ। क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड है, सेट नंबर 230/2 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 10 ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक मुझे गिवन है और मुझे बताया हुआ है कि एक जीरो दूसरे जीरो का ट्वाइस है। मतलब अगर हम लोग फर्स्ट जीरो को अल्फा लेट कर लें तो जो दूसरी जीरो है बीटा वो इसका डबल यानी कि 2 अल्फा होगी। तो के की वैल्यू हमें फाइंड आउट इस क्वेश्चन में करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग सम ऑफ जीरोस की तरफ जाएंगे, जो कि -b/a के इक्वल होता है। तो अल्फा लिख देंगे, बीटा की जगह 2 अल्फा। माइनस बी की वैल्यू माइनस का 3k है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3k अपॉन ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1 है। तो 3 अल्फा जो है वो 3k के इक्वल हो गया और वी कैन से अल्फा की वैल्यू k के इक्वल आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा जो कि c अपॉन ए के इक्वल होता है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा। c मतलब कांस्टेंट 4k और a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है। तो ये अल्फा है, दिस इज अल्फा। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू k आई थी तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, k मल्टीप्लाई बाय 2k इज इक्वल टू 4k। तो ये आपका बन जाएगा 2k स्क्वायर। 4k इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। 2k जो है आप कॉमन ले लेंगे तो k-2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आप 2k को भी 0 इक्वल पुट कर देंगे और k-2 को भी 0 पुट कर देंगे। ये तो k इज इक्वल टू 0 आ गया और ये k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें ऑप्शन बी जो है वो 2 है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी 2 आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का डन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं -2, 3 और एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 6, -7। इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ जो लाइन है, एक पॉइंट है कोई जो एक्स एक्सिस पे है तो मतलब x, 0 लिख लेंगे। तो रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो ਆਪਾਂ क्या लेट कर लेते हैं, k/1। क्योंकि हमें x की वैल्यू तो पता नहीं लेकिन y वाले की वैल्यू पता है, तो हम लोग y के विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला लगाएंगे, m इंटू वाई टू n इंटू वाई वन अपॉन m प्लस n। तो ये तो होगा कंप्लीट फॉर्मूला y के विद रिस्पेक्ट। y की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू k है और y2 की वैल्यू 7 है। तो यानी कि k की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो इट विल बी 7k। n की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 3 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। नीचे k+1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7k+3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 हो जाएगा। तो ये आपका 6, ओके इधर -7 है, इधर -7 है तो ये माइनस का 7k। ओके, तो -7k इज इक्वल टू 3 उधर जाके माइनस। तो k की वैल्यू जो है वो 3/7 आई है। हमने रेशो क्या लेट किया था, k/1। तो 3/7/1। तो 3/7 जो है वो आंसर आ गया। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है सॉलिड हेमिस्फीयर का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें बताना है, डायमीटर d दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, 3πr²। 3πr²। और अगर मुझे डायमीटर गिवन है तो डायमीटर का रेडियस कैसे बनेगा, d/2 करके।
तो 3 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, या फिर ये बन गया 3/4 पाई डी स्क्वायर। तो जो ऑप्शन है वो डी यहाँ पर सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर फाइंड करनी है। अगर रेडियस हमें दे दिया है 14 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल दे दिया है 90 डिग्री, तो हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। जो रेडियस है वो 14 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4, ये 2 पे कट गया, 7 इंटू 2 14, ये भी कट जाएगा। तो 22 जो सेंटीमीटर है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए 22 सेंटीमीटर ये चीज है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th वन। x की वैल्यू 0.3 दी हुई है और वो एक रूट है इक्वेशन का। इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 0.9 के इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x की जगह पर 0.3 पुट कर देंगे और उसका होल स्क्वायर 0.9 के इज इक्वल टू 0। तो 0.3 का स्क्वायर 0.09 होता है और 0.9 इंटू के को आप शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। पॉइंट हटा के नीचे 100 लग जाएगा, इधर पॉइंट हटा के नीचे 10 लग जाएगा। 9 से 9 और 0 से 0 कट जाएगा। तो k की वैल्यू 1/10 या फिर 0.1 आ जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेगी। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक हमें बनाया हुआ है फिगर। दिस इज ए बी, this is AQ, this is PQ and this is BP। लेबलिंग करते हैं B A, this point is O, Q and P। तो PQ जो है वो 2 सेंटीमीटर आ गया। जो AB है वो PQ के पैरेलल दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर है। जो BO है वो 3 सेंटीमीटर है और आपको OP यानी कि ये वाली लेंथ X फाइंड करनी है। चलिए, तो पहले ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल OPQ इनको सिमिलर करेंगे हम लोग। एंगल A एंगल Q के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो आपका P एंगल है वो B के इक्वल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब है जो ट्राइंगल ABO है, A के कॉरस्पॉन्डिंग Q, B के कॉरस्पॉन्डिंग P और O के O ही आ गया। तो ये सिमिलर होगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उठा लो, AB अपॉन QP इज इक्वल टू BO अपॉन PO। तीसरा पेयर लेने की जरूरत नहीं है। AB 6 है, QP 2 है, OB 3 है और OP को X मान लेंगे। ये कटिंग करके 3 आ जाएगा। तो 3/3 डिवाइड में जाएगा, 1 आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी है जो वो यहाँ पर सही आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। P और Q नेचुरल नंबर्स हैं और P जो है वो Q का मल्टीप्लाई है। तो P और Q दो नेचुरल नंबर है, P जो है वो Q का मल्टीप्लाई है, यानी कि जो P है वो Q के टेबल पर आता है। मान लो n इंटू Q हो गया। तो आपसे HCF पूछा हुआ है P एंड Q का। तो HCF में हमें पता है हमें कौन से नंबर चुनने होते हैं। HCF में कॉमन नंबर चुनने होते हैं। तो अगर ये आपका मल्टीपल ऑफ n है तो इसका मतलब है
जो क्यू है वो HCF हो जाएगा, क्योंकि क्यू दोनों में कॉमन होगा। तो इसका मतलब HCF विल बी क्यू। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, अपन इसको क्लियर करते हैं। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। एंगल ए की वैल्यू 32, एंगल आर की वैल्यू 65 है। तो आपको एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो चलिए पता करते हैं हम लोग। एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, तो इसका मतलब है एंगल पी की वैल्यू 32 होगी, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल जो आर है वो एंगल सी के इक्वल है, तो मतलब सी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 65 हो गया। अब जो एंगल एक एक बच गया है, यानी कि एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। वो कैसे निकालेंगे? 180 में से इन एंगल्स का सम माइनस कर देंगे, जो कि बनेगा 97। तो यानी कि 83 जो है वो वैल्यू आ गया है एंगल बी का या फिर एंगल क्यू का। तो ऑप्शन जो है वो सी आंसर सही बनेगा। ओके, नेक्स्ट वन। नाइन्थ क्वेश्चन है, पेयर ऑफ इक्वेशन, दो पेयर दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही है लाइंस को, तो वो लाइंस कौन सी होंगी? तो क्लियर है, अगर मैं इसको ग्राफिकल वे से बनाऊं तो x इज इक्वल टू ए का मतलब हो गया एक लाइन जो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगी, और y इज इक्वल टू बी मतलब एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये y एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस के पैरेलल। दिस इज a कोमा 0, यहाँ पर ये पॉइंट होगा आपका 0 कोमा बी। तो फिर ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? a कोमा बी होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा डी, इंटरसेप्टिंग एट a कोमा बी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता करना है। इक्वेशन है x अपॉन ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, और विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर आप इसको सॉल्व करें पहले एलसीएम लेके, तो ये बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी बनेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो मुझे y जो है वो b मिलेगा, और अगर मैं y 0 पुट करूंगा तो मुझे x इज इक्वल टू a मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट a है, और सपोज कर लेते हैं ये b है y एक्सिस के ऊपर। तो फिर इनको ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। ये ट्रायंगल बन गई है, ओ ए बी लगा लो। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तब क्लियरली देख सकते हो, जो बेस है वो यहाँ पर स्मॉल ए आएगा, और जो हाइट है वो स्मॉल बी आएगी। तो इट मीन्स ए बी डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन जो है वो बी यहाँ पर करेक्ट बनेगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th। सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, दो डाइस आपने फेंकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 एज अ प्रोडक्ट। दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहा है उनको मल्टीप्लाई करके 12 बनना चाहिए, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी उसकी बतानी है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उसके क्या क्या हमारे पास केस बनेंगे? प्रोडक्ट करके 12 आना चाहिए, तो मतलब 2,6, 3,4, 4,3, 6,2। तो ये चार केसेस हैं जब मल्टीप्लाई करके 12 आएगा। इसके अलावा कोई भी और ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आपके पास 1 2 3 4 चार केस आए हैं, और जब दो डाइस को फेंका जाता है एक बार तो टोटल 36 केस बनते हैं। तो 1/9, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट वन।
अल्फा और बीटा पॉलिनोमियल की जीरोस हैं, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस सी, और एक तो आपको ये गिवन है और दूसरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10। सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वेशन में हम लोग सम ऑफ जीरोस लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, तो 10 पुट कर देंगे, माइनस माइनस और ये एक माइनस और है तो प्लस 5 अपॉन ए की वैल्यू ए ही है, तो ए जो है वो आ जाएगा आपका 5/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1/2। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो है सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा भी 10 है, कांस्टेंट सी ही है, और ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो, दैट इज 1/2, तो 1/2 2 पर चला जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू 2c, तो 10/2 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 5 आ गई। तो ऑप्शन जो है वो डी सही आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का डन हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 में कार्स हैं 1 to 100, एक कार निकाला गया है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कार इज परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब जैसे 1 का क्यूब 1, फिर 8, क्योंकि 8 किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का, फिर 3 वाला भी आ जाएगा दैट इज 27, 4 का हो गया 64, 5 का होता है 125, लेकिन हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो कार्स हैं वो 100 है, तो इसका मतलब है फेवरेबल कौन कौन से परफेक्ट क्यूब हो गए, 1 2 3 एंड 4, तो 4 अपॉन टोटल कार्स अपने पास 100 है, तो इट इज 1/25, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आएगा। इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th में एक फिगर दी हुई है, तो मुझे वो फिगर ड्रॉ करनी है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी, और जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, लाइक दिस, तो ए बी सी डी ई, तो ये लाइन पैरेलल है। एडी जो है वो 2 यूनिट्स है, बीडी जो है वो 3 है, एई भी आपके पास 3 है, और सीई आपके पास x है, और आपने यही फाइंड आउट करनी है। तो लाइन पैरेलल है तो बीपीटी लगा देंगे, और बीपीटी लगा के एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी हो जाएगा। एडी की वैल्यू 2 है, डीबी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 है, और ईसी की वैल्यू x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 9/2, तो 9/2 इज द आंसर, ऑप्शन जो है वो डी यहाँ पर सही आएगा। ओके, क्लियर करते हैं। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, तो यहाँ पर इक्वेशंस हैं 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोइंसिडेंट लाइंस को, तो आर की वैल्यू पता करें। कोइंसिडेंट लाइंस में अपने पास क्या होता है फॉर्मूला, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 6 है, b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -r है। ओके, तो वैल्यूज पुट कर दी हमने। r चाहिए तो c1/c2 को लेने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 3r इज इक्वल टू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6/3 यानी कि r की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर करते हैं। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास,
आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो लेंथ होती है वो रेडियस का काम करती है, तो वो 6 सेंटीमीटर है। एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 720 टू 755। तो 720 और 755 AM के बीच में कितना एंगल यानी कि थीटा कैलकुलेट हमें करना है। तो जो टाइम है वो आप क्लियरली देख सकते हो, जो टाइम टेकन है यहाँ पर वो 35 मिनट्स है। तो 35 मिनट्स में मतलब कितना एंगल ट्रेस किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए ये आवर हैंड है, तो जो आवर हैंड होती है वो करती क्या है, वो 12 आवर्स में एक पूरा राउंड कंप्लीट होता है। तो 12 आवर्स में एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री का। उसके बाद 1 आवर में कितना ट्रेस होगा, 360 को डिवाइड कर देंगे 12 से, यानी कि ये आ गया 30 डिग्री। उसके बाद हमें टाइम दिया हुआ 35 मिनट्स। 35 मिनट्स की आवर बदल दें 60 से डिवाइड करके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 0 कट गया, ये 2 पे, तो 35/2 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में एक आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो ये पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रेटरल है, और इस क्वाड्रेटरल के अंदर एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया गया है। तो ये सर्कल हो गया लाइक दैट, ऐसे। और पॉइंट है पी डी एस सी आर बी, ये पॉइंट को टच कर रहा है, क्यू एंड आर ए, तो ये है हमारे पास। तो उन्होंने पूछा है पी ए प्लस सी एस किसके इक्वल होगा। ओके, तो पी ए जो है वो पी डी के इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो पी ए को पी डी लिख सकते हैं। जो सी एस है वो एस डी के इक्वल होगा, ये भी वही चीज है। तो पीडी में डीएस अगर आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पीएस बन जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट 1 है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, इसको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दी हुई हैं, जीरोस हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी। तो आपको अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हम लोग इस फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे। सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब इन्होंने ए और बी खुद यूज किए हुए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना था। यहाँ पे क्या है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, ए आ गई। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो सी अपॉन ए कांस्टेंट अपॉन ए होता है। कांस्टेंट यहाँ पर माइनस का बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी हो गया। अब वैल्यूज को पुट कर दे, अल्फा प्लस बीटा ए है तो ए का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। 2 इंटू अल्फा बीटा माइनस का बी होता है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2b। तो 2b जो है वो इधर आके प्लस हो गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमारे पास डन हो गया। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ओके,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, असर्शन में पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दी हुई है असर्शन में, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3। इस इक्वेशन के उन्होंने बोला है कि दो रियल रूट्स हैं, ये असर्शन है। और इसका जो रीजन दिया है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू रियल जीरो। तो इसकी दो से ज्यादा मतलब दो जीरो रियल हो सकती हैं एट मोस्ट। ठीक है, चलिए पहले तो देखते हैं कि क्या असर्शन सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 के दो रियल रूट्स हैं ये बोल रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस का 3 है तो 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 है। तो 9 माइनस 12 माइनस 3। तो d नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पे क्या होता है, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यानी कि असर्शन ही अपना गलत चला गया। और जब असर्शन गलत हो जाता है तो ऑप्शन जो है वो डी पे, यहाँ पे आप लिख के आओगे। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन दिया हुआ है पी ए एंड पी बी are tangents drawn from external point to a circle with center O, then quadrilateral AOBP is cyclic। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ट्रू है। ये कैसे कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक सर्कल है और आपने इस तरीके से एक दो टेंजेंट बनाई हुई है पी, पी ए बी, और सेंटर ओ है लाइक दिस। तो आपको पूछा इन्होंने कि ए ओ बी पी, ए ओ बी पी जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, वो मतलब बताना है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साइक्लिक क्वाड्रेटरल क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180। तो एंगल ए प्लस बी ऑलरेडी 180 है, 90 प्लस 90। और पी और ओ भी 90 डिग्री सॉरी 180 होता है, क्योंकि ये जो आपके पास एंगल्स होते हैं वो टोटल 360 का होगा। तो 180 माइनस करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 360 में से 180 माइनस किया 180। तो ए असर्शन तो सही हो गई। अब रीजनिंग क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये तो वही बात कर दी कि एंगल पी और एंगल ओ आपस में सप्लीमेंट्री यानी कि 180 के होंगे। तो ये भी इनका स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। लेकिन अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये आनी थी कि बिकॉज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो P प्लस O इज 180 डिग्री एंड A प्लस B इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो ये हाफ मतलब इसका रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं जा रही। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन बी आना चाहिए। पर अगर यहाँ पर कोई बच्चा ए भी टिक करके आया है तो मेरे अकॉर्डिंगली उसको भी नंबर फुल मिलने चाहिए। तो ये सेक्शन ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन ए हम लोगों का 20 क्वेश्चन का था तो वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे। तो सेक्शन अब आ गया है मेरे पास बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, चॉइस मिली हुई है तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। Length of the shadow of a tower on the plain ground is root 3 times the height of the tower। तो ये एक टावर है और ये इसकी शैडो बना लो ए बी और ये सी। तो जो ए बी टावर की लेंथ है जो शैडो की लेंथ है वो हाइट से रूट 3 ज्यादा है। यानी कि अगर आप हाइट को एक्स मान रहे हो तो फिर शैडो को रूट 3 एक्स मानना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन यानी कि ये थीटा हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बारे में जानकारी मिल रही है तो टेन थीटा लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा तो मुझे पता नहीं,
ए बी की वैल्यू x है, बी सी की वैल्यू √3 x है, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो tan के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है? tan 30 की। तो जो थीटा है वो हमारे पास 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 21st क्वेश्चन का ए पार्ट डन हो गया। ओके, अब 21st में ही एक ऑप्शन में दिया हुआ था क्वेश्चन बी पार्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये एक टावर है, ये ग्राउंड के किसी पॉइंट से टावर का जो टॉप है वो देखा जा रहा है, और ये जो पॉइंट है ए बी टावर हो गया, सी जो पॉइंट है वो बी से 30 मीटर अवे है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो हाइट ऑफ द टावर यानी कि ए बी कैलकुलेट करनी है, तो वही लगा देंगे यहाँ पे भी tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, परपेंडिकुलर x और बेस 30। तो x जो है वो आपके पास आ जाएगा 30/√3। अगर आप रैशनलाइज कर देंगे तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, 30√3/3, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। तो ये आपके पास टावर की हाइट आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आप लोगों का डन हो गया। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। इसको क्लियर करते हैं। 22 क्वेश्चन है, फिगर गिवन है एक सर्कल और साथ में दो टेंजेंट्स इस तरीके से लगा लें, और ए बी सी ये सेंटर हो गया ओ, लाइक दिस। तो आपको बी ए सी ये एंगल की वैल्यू दी है 65। तो उन्होंने आपसे पूछा है मेजरमेंट ऑफ बी ओ सी पता करें। लो ये बहुत इजी, अभी हम लोग करके भी आए हैं एक्सर्शन रीजनिंग में कि इन दो एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री यानी कि 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ 180 डिग्री, तो 65 प्लस ओ इज इक्वल टू 180। तो 65 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 115 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। रीजनिंग यहाँ पे वही लिख देनी है जो आपको अदर्शन रीजनिंग में दिया हुआ था, तो ये आपका मतलब आंसर आ जाएगा। देन 23 क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी आप लोगों को चॉइस दी हुई है। तो पहले फर्स्ट पार्ट ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सीकेंट स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस पी इज इक्वल टू 3/4। तो पी की वैल्यू फाइंड करें। कोट 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर। सीकेंट 30 जो होता है वो हमारे पास 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर। साइन 60 होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर। पी तो हमें पता ही करना है, और इक्वल टू में 3/4। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 3/4। तो मतलब हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट अप कर दी, सॉल्व कर दिया। 4 से 4 कट जाएगा, 3/4 से 3/4, तो इसका मतलब है पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ओके, चलिए 23 का अब बी पार्ट करेंगे हम लोग जो चॉइस में भी है। तो क्वेश्चन है cos A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन है cos a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, इसको शफल करके लिखेंगे हम लोग। तो cos a इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू cos a के इक्वल आ गई। अब जो हमें फाइंड करना है उसमें से आप साइन स्क्वायर a क्या ले लेंगे, कॉमन। तो इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा साइन की पावर 2। साइन स्क्वायर a किसके इक्वल आया है, cos a के, और यहाँ पर भी cos a के लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर दें। cos a इंटू 1 cos a, और cos को cos से किया cos स्क्वायर a। और जो गिवन था वो ये था कि cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर 1 डायरेक्टली निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 के दोनों पार्ट्स हुए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की डिस्कशन। शो करना है कि 3 पॉइंट गिवन है वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो ए है मेरे पास -2,3, बी को मान लेते हैं अपन 8,3 और सी को मान लेते हैं 6,7। अब पहले तो ए बी निकाल देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे ए बी। तो x1 माइनस x2 -2 -8 माइनस का 10 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 3 माइनस 3 0, तो 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 0 यानी कि √100, और 100 का रूट 10 होता है। तो 10 यूनिट्स लिखनी है, लिख दे। सेंटीमीटर मीटर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि गिवन नहीं है। फिर बीसी की बात करेंगे। तो 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 -4 उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20, √20। ओके, तो यूनिट्स लिख देते हैं ऐसे ही। फैक्टर बनाने बना सकते हो, नहीं कोई बात नहीं। फिर आगे निकालेंगे ए सी। तो -2 -6 यानी कि माइनस का 8 और उसका स्क्वायर। फिर है 3 -7 -4 का स्क्वायर। तो 64 प्लस 16 आ जाएगा यानी कि √80 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसके कन्वर्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दो छोटी साइड आई हैं यानी कि BC और AC, इनका स्क्वायर करेंगे। तो BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो 20 प्लस 80 यानी कि इक्वल टू आ गया 100। और फिर जो साइड बड़ी है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100। यू कैन क्लियरली सी कि दो साइड के स्क्वायर का जो सम है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो पाइथागोरस का कन्वर्स क्या कहता है कि फिर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और जब 90 का एंगल होगा तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 डन हुआ हमारा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की बात। उन्होंने बोला कि प्रूव करें कि 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। बहुत इजी है। 4n के पहले फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2n यानी कि 2 की पावर 2n। अब अगर किसी नंबर ने 0 के साथ एंड होना है तो उसके पास प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 दोनों होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 4 की पावर n के पास सिर्फ अकेला फैक्टर कौन सा है, 2 है। तो हमें पता है कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर किसी भी नंबर के आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं तो वो यूनिक होते हैं, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर मतलब कभी भी 4 की पावर n का फैक्टर 5 आएगा ही नहीं आएगा। तो जब 5 नहीं आया या 2 और 5 में से कोई एक भी मिसिंग है
तो फिर वो कभी भी 0 से एंडिंग नहीं हो सकती। ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा। स्टोरी लिखनी है, स्टोरी आपको जैसा दिया हुआ है वैसा ही अपनी आंसर शीट में लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा डन हुआ और सेक्शन बी हम लोगों ने डन कर लिया है। सेक्शन सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है, सेक्शन सी है हमारा सी, फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 क्वेश्चन है। प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट साइड उठा लेंगे और लेफ्ट साइड उठा के उनका करेंगे एलसीएम। तो 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से किया, साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से किया, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पर लगेगी आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिवाइडेड में आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एक 1 ऑलरेडी है, और 2 कोस थीटा हमारा साइड में है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के साथ। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा के साथ 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है। तो ये हमारा RHS इक्वल प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे अभी। हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 2ax प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 28, और बोला है कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कंडीशन लिखें पहले, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। नाउ a1 2 है, a2 2a है, b1 3 है, b2 a प्लस b है, c1 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू 28 है। 2 से 2 कट जाएगा तो यह आ जाएगा 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b, ये भी कट जाएगा 1/4। अब पेयरिंग में अपन नंबर उठा लेंगे। जैसे सपोज करें ये वाला मैंने पेयर उठा लिया और ये मेरा आ जाएगा 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3a, ये a उधर जाके माइनस हो जाएगा तो b जो है वो 2a के इक्वल आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, 1 अपॉन ए को 1 अपॉन 4 के इक्वल रख देंगे क्योंकि तीनों ही रेशियो इक्वल है, तो रख सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई होगी तो a बराबर है 4 आ जाएगा, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और b मेरा कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो वैल्यूज है वो इजीली कैलकुलेट कर ली, और यही हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी। 27 में आपको चॉइस मिली हुई है, तो सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, 217x
प्लस 131y इज इक्वल टू 913 और दूसरा इक्वेशन है 131x 217y इज इक्वल टू 827। तो जब भी इतने बड़े नंबर मिल जाए हमें पता है हमें पहले एक बार ऐड कर देनी होती है इक्वेशन डायरेक्टली बिना साइन चेंज किए। तो ये आपके पास बनेगा 348 प्लस 348 ये आपका बन गया 0417। तो 348 जो है वो अपन कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 348 जो है वो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा और ये मेरा जो है वो 5 पर डिडक्ट हो जाएगा। तो x प्लस वाई 5 आ गया, दिस इज इक्वेशन 1 लगा लो। अब इसी इक्वेशन को दोबारा हम लोग सॉल्व करेंगे लेकिन अब हम लोग सब्ट्रैक्शन यानी कि साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ओके, तो साइन में चेंज कर दूंगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो जब माइनस करेंगे तो ये 70 80 86 तो 86x ये माइनस का 86y और ये मेरा प्लस का 86 आ जाएगा। 86 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हमारे पास बनेगा। तो दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक आ गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर दें, x प्लस एक्स 2x 5 प्लस 1 6 तो x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू पुट कर दें किसी में भी तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 2। तो x हमारा 3 आएगा, y हमारा 2 आ जाएगा सॉल्व करके। तो ये 27 का बी पार्ट भी डन हुआ। उसके बाद 28th क्वेश्चन है। 28th क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द एलसीएम। एलसीएम पता करें प्राइम फैक्टराइजेशन से 18180 और जो दूसरा नंबर है 7575। चलिए तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टर्स बना देंगे इसके। तो 18180 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे 9090, फिर 2 पे जाएगा 4545, देन 3 पे जा रहा है 1515, फिर अगेन 3 पे जाएगा 505, फिर 5 पे जाएगा 101। तो ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 101। फिर बनाएंगे 7575 के फैक्टर्स। तो ये भी 3 के टेबल पे जाएगा 25 25। अब ये 5 के टेबल पे चला जाएगा 505, अगेन 5 के टेबल पर 101। तो इसका मतलब है ये मेरे पास बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर इंटू 101। हमें एलसीएम निकालना है पहले। एलसीएम के लिए क्या होता है, सारे फैक्टर्स लिख लो, 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया एंड 101 भी लिख लिया। एलसीएम में पावर देखनी होती है मैक्सिमम। 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, 5 की मैक्सिमम पावर 2 है। तो अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ कैलकुलेटर से। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 101। तो 90,900। तो एलसीएम जो है वो 90,900 हमारा आ गया। अब उन्होंने कहा है कि एचसीएफ भी फाइंड कर दे। तो एचसीएफ के लिए या तो आप इसी की हेल्प ले लें। एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, मतलब कॉमन फैक्टर उठाने होते हैं। तो एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक 5 और एक 101 कॉमन आ रहा है। एचसीएफ में पावर देखनी होती है कम,
3 की पावर मिनिमम 1 है, 5 की पावर भी मिनिमम 1 है और 101 की पावर भी 1 है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 101, तो 1515। तो एचसीएफ आ गया 1515 और इस तरीके से ये हमारा एचसीएफ कैलकुलेट हो गया। अगर आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स, क्योंकि इन्होंने एलसीएम के लिए तो बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन लगाए, एचसीएफ के लिए कुछ नहीं बोला हुआ। तो मतलब हमारी यहाँ पर एक तरह से ऑप्शन है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। 28 में ऑप्शन दी हुई है बी पार्ट, 3 bells ring at interval 6, 12, 18। तो 6, 12 और 18 मिनट्स के इंटरवल पे 3 बेल बजती हैं। 3 bells ring at 6 AM। तो पहले तीनों बेल्स 6 बजे बजी। तो अब बताइए कि अगेन वो दोबारा कब मतलब इकट्ठी रिंग करेंगी। तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले तो प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, 18, 2 का स्क्वायर इंटू 3, नहीं नहीं ये गलत हो गया, ये आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या है, मुझे हर फैक्टर लिखना है 2 एंड 3। 2 की मैक्सिमम पावर 2 है और 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 4 इंटू 9 यानी कि 4 इंटू 9 36 हमारे पास आंसर आ गया। और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। यानी कि 36 मिनट्स के बाद ये बेल दोबारा इकट्ठी बजेंगी। और आप चाहे टाइम लिख भी सकते थे 6:36 AM। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 28 के दोनों मतलब चॉइस वाले भी हो गए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29th। क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी हुई है सर्कल वाली, दिस इज सर्कल, और ये एक लाइन है ए, वो सेंटर पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। उसके बाद एक क्यू से टेंजेंट है लाइक दिस इज टेंजेंट पॉइंट पी पर, ये पॉइंट आर है। पी को पी और ए से ज्वाइन किया गया है, बी पी और पी ए ऐसे ज्वाइंट है। ओ और पी का एक डॉटेड लाइन बनाया हुआ है इन्होंने लाइक दिस। तो हमें पूछा है कि प्रूव करें, ये प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है कि एंगल क्यू ए पी, क्यू ए पी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल ए पी आर, ए पी आर यानी कि ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। प्रूफ, सबसे पहले तो OA इज इक्वल टू OP, OA और OP इक्वल है, रेडियस है। तो अगर ये रेडियस है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल OAP एंगल OPA के इक्वल है। रीजनिंग क्या आ जाएगी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आर इक्वल ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती हैं सो ऐसे लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल OPA OAP के इक्वल है। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। उसके बाद एंगल OPA यानी कि ये वाला एंगल एंड एंगल APR यानी कि APR, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों 90 का एंगल होगा ये, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए हमने APR तो चाहिए प्रूफ में, OPA की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं OAP।
तो ओ ए पी प्लस एंगल ए पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं फ्रॉम 1, जिसमें ओ ए पी के इक्वल है। अब ओ ए पी जो है वो क्यू ए पी के इक्वल है, क्योंकि क्यू ही आगे एक्सटेंड होके क्यू तक जा रहा है, तो पास को रिप्लेस कर देंगे क्यू ए पी से, और इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो गया। लिख देंगे ए ओ इज एक्सटेंडेड, ठीक है ना, तो ओरिजिनिंग क्लियर हो जाएगी। तो बड़ा आसान था प्रूव, ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्यू जो है वो इक्विडिस्टेंट है, क्यू पॉइंट इक्विडिस्टेंट है पी से एंड आर से, तो हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो पता करेंगे हम लोग। तो हमें इक्विडिस्टेंट मतलब क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन हो गया एक तरह से। क्यू पी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 1 -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 एक्स का स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 5 का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग करके ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 25 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर जो है वो 16 के इक्वल आ जाएगा, और जब एक्स निकालेंगे तो एक बार प्लस का 4 और एक माइनस का 4 आ जाएगा, तो एक्स की ये दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। अगेन हमें एक यहाँ पर फिगर दी हुई है, एक सर्कल लाइक दिस, और सर्कल के जो अंदर है वो एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। दिस इज द रेक्टेंगल, और साथ में हमें ये लाइन ज्वाइन करके दी हुई है, एक डायगोनल ज्वाइन करके दिया हुआ है इस तरीके से। तो बाकी हमें फाइंड करना है शेडेड पोर्शन, जो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। दिस इज द शेडेड पोर्शन। सिंपल है, सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे, लेकिन एरिया सर्कल का तब आएगा जब हमारे पास रेडियस होगा। तो इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 8 और विड्थ दी हुई है 6। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इसको ए बी सी डी का नाम दूं, तो ए सी फाइंड कर लेंगे जो कि यहाँ पर सर्कल का डायमीटर है। तो ए सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और उसका रूट, क्योंकि ए सी निकालना है पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली। रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री का होता है। ए बी है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। बी सी है 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो ये आपके पास आ गया 100, और 100 का जो रूट है वो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब है जो AC है वो अपने पास 10 आ गई। AC जो है वो डायमीटर का काम करेगी, तो जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो जो सर्कल का एरिया है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, इन्होंने गिवन की हुई है, और रेडियस का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। तो ये आपका कटिंग होके 20, कटिंग होके 4, ये 2 पे, ये 157, यानी कि 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो सर्कल का एरिया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 8 इंटू 6 यानी कि 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जो शेडेड पोर्शन है
शेडेड, उसमें क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। 5 0 30, तो 30.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, और यही हमने फाइंड आउट करना था, शेडेड पोर्शन का एरिया। चलिए सेक्शन सी हमारा कंप्लीट होता है। अब सेक्शन डी की बात करेंगे। सेक्शन डी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 30 सेकंड। हमें एक बनाया हुआ है टेबल, और हमें मीन और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ नंबर ऑफ कार्स, जो क्लास इंटरवल है यहाँ पर, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80। आगे है नंबर, ये तो नंबर ऑफ कार्स है, देन फ्रीक्वेंसी, तो 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। जो टोटल है वो फ्रिक्वेंसी वो 100 दिया हुआ है हमें। अब भी मीन निकालना है, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है कि मीन किस मेथड से निकालें, नंबर्स क्वाइट लार्ज है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड का यूज करूंगा। तो पहले मुझे एक्सआई क्लास मार्क निकालना है, जो कि 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75 होगा। अब मैं यहाँ पर डेविएशन डी आई निकालूंगा, जो एक्स आई माइनस ए होता है। किसी भी एक नंबर को ए मान लेंगे, सपोज कर लो 35 को, तो माइनस करेंगे, माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, देन 10, देन 20, देन 30 एंड 40। तो ये हमारे पास आ गया। मीन अज्यूम के अकॉर्डिंगली एफ आई की डी आई से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 7 into 30, 210, then 280, then 130, then 0, then 200, then 220, 450, और यहाँ पे ओके 320। आई थिंक तो मैंने सही किया कैलकुलेशन। चलो इसको अब प्लस कर देंगे, एफ आई डी आई को, माइनस वाले अलग, प्लस वाले अलग, फिर ओवरऑल रिजल्ट निकालेंगे। तो ये बनेगा -210 माइनस, ओके, 320 प्लस 450 प्लस 220 प्लस 200, माइनस का 130, माइनस का 280, माइनस का 210, तो 570 नेट रिजल्ट यहाँ पर आ गया। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। तो ए है 35, एफ आई डी आई का समेशन है 570, और एफ आई है 100। तो 35 प्लस 0 से 0 कट गया, 5.7, तो 40.7 जो है वो आएगा। और ये हमारा कार्स निकली है, तो कार्स जरूर लिखेंगे। तो ये मीन कैलकुलेट होकर आ गया। अब हमें करना है फाइंड आउट मीडियन। मीडियन के लिए हमें पता है, हमें सी एफ का वो बनाना होता है टेबल, सी एफ का कॉलम बनाना होता है। तो हम लोग एक नया कॉलम यहाँ पे बनाएंगे, इसको अपन ने इरेज कर दिया यहाँ से, तो ये भी ओवर कर देंगे। चलिए सी एफ, तो सी एफ के लिए पहला नंबर एज इट इज ऐड करते चलेंगे, 21, 34, 46, 66, 77, 92 एंड 100। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एल लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो पहले तो बॉक्स चुनेंगे, n की वैल्यू है 100,
तो n/2 जो है वो आ जाएगा 50। तो 50 से जस्ट बड़ा जो है वो मुझे ढूंढना है CF, और वो 66 है ये वाला। तो ये बन गया मीडियन क्लास वाला बॉक्स। तो L की वैल्यू पुट कर देंगे अपना 40 लोअर लिमिट, n/2 50 है मेरा, CF बॉक्स से ऊपर वाली 46, F बॉक्स वाली 20, और H होता है इंटरवल 10 का क्लास साइज। 40 प्लस 0 से 0 कट जाएगा, 50 में से 46 गए 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, तो 42 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, 42 कार्स। ये हमें कैलकुलेट करना था। 32nd क्वेश्चन ये हम लोगों का डन हुआ। चलिए इसको इरेज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के दो पार्ट्स हैं, मतलब चॉइस मिली हुई है। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, उसकी AB BC और मीडियन प्रोपोर्शनल है ट्रायंगल PQR की साइड्स के। मतलब मुझे पहले दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बनाने हैं। दिस इज ट्रायंगल ABC, और ये ट्रायंगल हो गई मान लेते हैं PQR, एक मीडियन और एक मीडियन यहाँ पे। तो दिस इज योर ABC, दिस इज PQR। तो ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है PM। ये हो गया हमारे पास। अब गिवन क्या है हमारे पास कि जो AB है अपॉन PQ के, वो BC अपॉन QR के एंड इक्वल टू AD अपॉन PM के प्रोपोर्शनल है। और हमें प्रूव क्या करना है, इधर लिखता हूं साइड में, कि जो ट्रायंगल ABC है वो PQR ट्रायंगल के सिमिलर है। ये हमें प्रूव करना है। चलिए जो गिवन है उसका यूज करेंगे, AB अपॉन PQ, जो BC अपॉन QR है, BC को हम लोग ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं और QR को ट्वाइस ऑफ QM लिख सकते हैं, क्योंकि AD और PM इनके रिस्पेक्टिवली मीडियंस हैं। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। रीजनिंग आप लोग लिख देते, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD बाई PM आ गया। तो अगर आप देखोगे तो ये इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो मतलब ABD ट्रायंगल PQM के सिमिलर आ गई। अगर ये दो छोटी ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स B एंड Q ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो B जो है वो Q के इक्वल होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ओके, अब जो ट्रायंगल हमें प्रूव करनी है, ये वाली ट्रायंगल्स, इसमें देखिए क्या है, AB अपॉन PQ AC इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये हमें इक्वल गिवन है। और एंगल B और Q हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो मतलब दो साइड्स और इनके बीच में एक एंगल, तो SAS प्रॉपर्टी का यूज करके जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। और यही हमें प्रूव करना था। तो 33 का जो पहला था क्वेश्चन वो हमारा डन हो गया। चॉइस वाला जो क्वेश्चन था वो ट्राई करके देखा था, लेकिन थोड़ा सा बीच में अटका हुआ है, तो अभी वो मतलब नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो मैं अभी अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। 34th पे हम लोग चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें x के लिए सॉल्व करना है। 1 + 4 + 7 + 10 x इज इक्वल टू 287। तो AP का क्वेश्चन है, तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a + an, या फिर a + an के भी, क्योंकि n तो हमें पता नहीं। जस्ट सेकेंड, तो आप लोग यहाँ पे
2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 287। तो ये Sn का फॉर्म लगा दिया। n हमें नहीं पता, n/2। फर्स्ट टर्म 1 है तो 2 इंटू 1 2 लिख देंगे। n हमें नहीं पता, डिफरेंस 4 - 1 3 होगा, इज इक्वल टू 287। तो जो आपका 2 है वो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई कर दियो, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 287 को, 287 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 574 आ जाएगा। तो ये आएगा 3n-1 इज इक्वल टू 574। 3n² - n इज इक्वल टू 574। याद रखिए हमें x पता करना है, तो इस मेथड से पहले n निकलेगा हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। 3n² - n - 574 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से यहाँ पे चल पड़ेंगे, क्योंकि नंबर्स आर क्वाइट लार्ज, स्प्लिट होनी डिफिकल्ट है। तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac -1 का स्क्वायर, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू माइनस का 574 है। तो 1 यहाँ पे अपन इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 12, 574। तो ये आ जाएगा 6,888। तो 6889 ये हमारे पास नंबर बनेगा। x या n निकालना है तो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक लगा देंगे, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो b की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट है 6889, 2 इंटू a की वैल्यू 3 है तो 6 आ जाएगा। तो एक बार आप प्लस लिख देंगे। 6889 का जो रूट होता है वो मैं कैलकुलेट करता हूँ, आई थिंक 63 होता है। नहीं 63 नहीं होगा, 6889 ये बनेगा 83, यस 83 होगा। तो 1 प्लस माइनस 83 अपॉन 6। तो एक बार तो अपन ले लेंगे प्लस 1 प्लस 83 अपॉन 6, यानी कि 84/6 इट इज इक्वल टू 14। और एक बार जब अपन नेगेटिव लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस में, और इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि n कभी भी नेगेटिव या पॉइंट्स में नहीं हो सकता। अब n 14 आ गया, आखिरी टर्म की वैल्यू x है, तो मतलब क्या फॉर्मूला लगेगा, an इज इक्वल टू x, और an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू x। a की वैल्यू 1 है, n टोटल 14 है, तो 14 - 1 13, और d की वैल्यू 3 है। तो 1 प्लस 39 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई 40। तो हमारे पास जो आखिरी टर्म की वैल्यू बनेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। तो ये हम लोगों ने फाइंड करना था। ओके, 35th क्वेश्चन करेंगे। इसमें अगेन आपको चॉइस मिली हुई है, तो पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट पार्ट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई from the foot of another tower in the same plane is 60 डिग्री। ओके, तो दो टावर्स हैं आपके पास, एक टावर ये रहा और एक टावर ये रहा। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा टावर बड़ा है, तो अभी आप मतलब एक टावर को फिक्स कर लेते हैं ए बी, जिसकी हाइट है 30 मीटर, और इसका जो टॉप है वो देखा जा रहा है दूसरे टावर के फुट से, लाइक दिस। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ये 90 का होगा। तो ये है ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकेंड टावर। अब जो दूसरा टावर है इसका टॉप देखा जा रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर,
पहले ये मेरा फर्स्ट टावर मैं मान रहा हूँ, ये दिस इज फर्स्ट टावर और उधर वाला दूसरा टावर है, तो वो एंगल 30 डिग्री का है। तो उसका मतलब है इसकी जो मतलब हाइट है वो कम होगी क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा है। तो आप इसको लाइक दिस ऐसे करेंगे और ये एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री। इसको सी डी बना लें। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स यानी कि एक तो बीसी पता करनी है जिसको मैं यहाँ पर एक्स मीटर मान लेता हूँ, और एक मुझे फाइंड करना है दूसरे टावर की हाइट जिसे मैं वाई मीटर मान लेता हूँ। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी की बात कर लेंगे। तो एबीसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ए बी है, बी सी बेस है, तो tan 60 लगाएंगे। तो ए बी 30 है, बी सी एक्स है, tan 60 की वैल्यू √3 है। तो फिर x जो है वो मेरे पास आ जाएगा 30/√3। तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 30√3/3, तो ये आ जाएगा 10√3 आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस है टावर्स के बीच में वो 10√3 है। इन्होंने बताया हुआ है कि √3 की वैल्यू 1.73 पुट करनी है। तो 17.3 मीटर जो है वो आ गया डिस्टेंस बिटवीन द टावर। अब हमें y पता करना है, तो अपन क्या ले लेंगे अब, ट्राइंगल डी बी सी। तो यहां पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan, अब एंगल इसमें 30 का है। CD को मैंने y माना है, जो BC है वो x थी और x की वैल्यू आई है tan10√3। फिलहाल रूट वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं और tan 30 1/√3 होता है। ये देखिए ये फायदा होता है अपना, √3 से √3 सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। तो हाइट 10 मीटर आ गई और डिस्टेंस 17.3 मीटर आ गया। चलिए 35th का जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो करेंगे, दिस इज ए वाला। अब बी वाला करेंगे। बी में क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। ओके, एक टावर बना लेते हैं अपन। जो टावर है वो 100 मीटर हाइट से मैन ऑब्जर्व टू कार ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर। दो कारें देख रहा है ऑपोजिट, मतलब अगर एक गाड़ी इधर है तो दूसरी गाड़ी इधर होगी। तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसीलिए एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींच लेंगे। एक का एंगल 30 डिग्री बन रहा है और एक एंगल 45, यानी कि जो गाड़ी पास होगी उसके साथ एंगल बड़ा बनेगा 45 और ये 30 का हुआ है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे सी डी फाइंड आउट करनी है जो कि सी बी प्लस बी डी के इक्वल है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30। तो परपेंडिकुलर 100 है, BC को अपन ने कुछ भी लेट नहीं किया, BC रख लिया 1/√3 tan 30 की वैल्यू। तो BC जो है वो मेरे पास आ गया 100√3 मीटर। एक बार √3 लिख लेते हैं, बाद में एंड में पुट कर देंगे। अब लेंगे हम लोग ट्राइंगल ABD। इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 45 लिख देंगे। तो AB तो 100 है, BD मुझे नहीं पता, tan 45 की वैल्यू 1 है, तो BD जो है वो आ गया 100 मीटर आ गया। वैल्यूज पुट कर देंगे। अब अभी यहाँ पे तो √3 अकेला ही है तो उसको पुट करना ही पड़ेगा मुझे इधर ही। तो √3 की वैल्यू 1.73, तो यानी कि 173 आ गई मीटर। तो BC 173 है और जो BD है वो 100 है, तो आंसर आ जाएगा 273 मीटर। और यही हम लोगों ने फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। तो सेक्शन डी भी हमारा कंप्लीट हुआ।
अब हमारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं, तो वो हम लोग करने वाले हैं। तो सेक्शन ई हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पर। और हमारे पास जो क्वेश्चन है 36 है, पहली केस स्टडी। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग रेफर है टीचिंग मेथोडोलॉजी का, यहाँ पे तो दिया हुआ है। और 1000 एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल के ऊपर सर्वे किया गया है, और कितने कंप्यूटर्स इनके पास है उसका एक टेबल बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ। फर्स्ट जो कॉलम है वो है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, 1 से 10, 10 से 20, 11 से 20, देन 21 से 50, 51 से 100, और 101 या उससे ज्यादा। तो नंबर ऑफ स्कूल्स है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्कूल्स, फ्रीक्वेंसी भी इसको अपन बोल सकते हैं 250, देन 200, 290, 180 एंड 80। तो ये चीज है। अब क्वेश्चन हमारे पास इससे पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्कूल चूजन एट रैंडम हैज मोर देन 100 कंप्यूटर्स। तो 100 से ज्यादा कंप्यूटर होंगे वो वाले मतलब स्कूल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 100 से ज्यादा वाले स्कूल अपने पास 80 हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल, तो 80 अपॉन टोटल। टोटल यहाँ पे 1000 के ऊपर सर्वे किया गया है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। तो ये मेरे पास बनेगा 0.08। तो पहले का आंसर आएगा 0.08। सेकंड में जो ए पार्ट है वो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्कूल चूजन एट रैंडम हैज 50 और फ्यूअर कंप्यूटर्स। अब 50 या 50 से कम वाले स्कूल की प्रोबेबिलिटी, तो 50 या 50 से कम मतलब ये तीनों हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि इन स्कूल्स के अंदर या तो 50 या फिर उससे कम कंप्यूटर्स हैं। तो इनको मैं प्लस कर लूंगा, 250 प्लस 200 प्लस 290, 290 तो 740 आ गया। 740 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.74 आंसर आ जाएगा। इसमें आपको चॉइस दी हुई थी इस पार्ट में, और बी इसमें क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्कूल चूजन एट रैंडम हैज नॉट मोर देन 20 कंप्यूटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मतलब 250 और 200 वाला केस आपका टेक ओवर करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 250 में 200 जोड़ेंगे आप 450, और टोटल 1000, तो 0.45 आ जाएगा। थर्ड पार्ट करना था, मतलब सेकंड में से ए या बी में से कोई एक, और थर्ड पार्ट था प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूल चूजन एट रैंडम एज 10 और लेस, 10 या उससे कम हो 250, 10 या उससे कम कंप्यूटर 250 स्कूल हैं, 1000 डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 0.25। तो ये केस स्टडी आपकी डन हुई फर्स्ट वाली। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट वन 37। एनुअल डे फंक्शन हुआ है, ऑर्गेनाइजर्स ने कैश प्राइज दिया है और एक मोमेंटो भी यूज किया है। मोमेंटो आपको फिगर बनाई हुई है। तो सिल्वर प्लेटिंग जो है वो पूछा है कि उसका प्राइस दिया हुआ है, तो आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले मैं चलिए बनाता हूँ फिगर। एक सर्कल, और ये सेंटर लाइक दिस। तो ओ डी ए सी बी, दिस इज 7, दिस इज 3, ये भी 3 है। तो ये शेडेड पोर्शन किया हुआ है ऐसे। ओ पे ये एंगल 90 का बन रहा है। रेट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग का है 20 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी सी डी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
ओ डी सी ओ। तो ओ डी सी ओ, इस क्वाड्रेंट का एरिया पता करना है। तो एरिया का क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 90 अपॉन 360, क्योंकि एंगल फिक्स होता है 90 का, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 90 अपॉन 360 1/4 हो गया। पाई की वैल्यू उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो 22/7 ले लेंगे, और रेडियस 7 दिया हुआ है हमें फिगर में, तो 7 से 7 कट जाएगा, ये 11, ये 2, तो 77/2 यानी कि 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये अपने पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, तो एरिया एओबी ट्राइंगल का कैलकुलेट करेंगे। तो एओबी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। तो बेस आपका 90 वाली साइड्स होती है, परपेंडिकुलर भी, तो एओ भी 10 है और बीओ, मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही 10 है, तो 10 इंटू 10 कर देंगे, कटिंग होके ये आपके पास आ गया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का एरिया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में चॉइस भी है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट। जो शेडेड पार्ट है उसके कॉस्ट बतानी है कि सिल्वर करवाने का कितना आएगा। तो पहले तो एरिया निकालेंगे हम लोग, ये वाला कितना आएगा, ट्राइंगल के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 11.5। अब जो चार्जेस हैं, जो कॉस्ट है, वो कितनी आएगी, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 20 रुपए का खर्चा है, तो 20 को 11.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 23 × 230 आएगा। 230 रुपए का खर्चा आने वाला है अगर हम लोग इसको सिल्वर प्लेटिंग पे जाएंगे। इसमें जो चॉइस मिली हुई है पार्ट में बी, लेंथ ऑफ आर्क सी डी, सी डी की लेंथ पता करनी है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एल का थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। एंगल 90 का फिक्स है, 2 का 2 फिक्स है, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस 7 है, तो ये कटिंग हो जाएगी 4 पे और ये 11, तो इसमें 11 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो इस तरीके से ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। एक स्टडी 3 और ये लास्ट क्वेश्चन 38 हम लोग अब करने वाले हैं, इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ कॉफी शॉप कॉफी जो है वो 2 टाइप के कप में दी जा रही है, एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 7 है, तो सिलेंडर इसमें डायमीटर 7 और हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर की। जो दूसरा कप है वो है हेमिस्फीयर, उसका डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर का। तो इसके बेसिस पे अब आपको पूछा गया है एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल कप। चलिए 1, तो एरिया निकालना है हमें बेस का सिलेंड्रिकल। तो सिलेंडर का बेस हमें पता है पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल होता है, तो 22/7, डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, 11 कट गया, तो 77/2 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेकंड पार्ट है, इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं यानी कि चॉइस है। फर्स्ट पार्ट में कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालेंगे हेमिस्फीयर का, 4 नहीं सॉरी हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 लिख देंगे, डायमीटर 21 है तो रेडियस 21/2 हो जाएगा। 7 × 3 21, ये कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 11, तो ये आपके पास बनेगा
ऊपर आपके पास जो बची हुई टर्म्स हैं वो है 11 मल्टीप्लाई बाई 21 इंटू 21, तो ये आ गया 4851 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 2425.5 और वॉल्यूम है तो क्यूब लगाएंगे। उसके बाद पार्ट बी जो चॉइस है उसमें हमें पता करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एच होता है, पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगा और हाइट जो है वो 14 है। 7 से 7 कट गया, ये भी 7 पे कट गया और ये 11 पे, तो 11 इंटू 7 तो ये आपका 539 सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज आ गई। ओके, उसके बाद हमसे पूछा है नेक्स्ट थर्ड पार्ट इधर कर देते हैं। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सीएससी ऑफ सिलेंडर निकालना है जो कि 2πRh होता है। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस 7/2 और हाइट 14 है। 7 इंटू 2 14 कट गया, तो इसको आप कर दोगे सॉल्व। 22 को 2 से किया 44, 44 इंटू 7 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास डन हो गया। तो 38 क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पर डन कर लिया और इसी तरीके से हम लोगों का मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो डन होता हुआ। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। काइंडली किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर कोई गड़बड़ है या कोई डाउट होता है तो वो जरूर मुझे बताइएगा, उसे करेक्शन में दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन जो अपना है 33, वो अगर मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझसे डन हो गया तो डेफिनेटली मैं उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।